देखें 24वां क्वेश्चन है, और जैसे कि हम सब लोगों को पता होगा आपको कि यहाँ पर हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑल इन वन क्वेश्चन है। एक सीरीज चलाई ऑल इन वन, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चनों को हम कवर करा रहे हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सारे सब्जेक्ट यानी जितना भी सिलेबस है मैथ का, जितने भी चैप्टर उसमें है, उन सभी चैप्टरों से यहाँ पर क्वेश्चन को लिया गया है। तो एक तो चैप्टर का जो भी तुम्हारे सिलेबस किया उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन को नहीं लिया, सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग चैप्टर से भी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि सौरभ ने एक संगीत बात हरीश को 20% लाभ पर, ये परे नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंट पर बेच दिया, और हरीश ने इससे गिरीश को 40% लाभ, यहाँ पे भी ये लाभ है, पर बेचा। यदि गिरीश ने इसका मूल्य 10,500 रुपया दिया हो तो सौरभ ने इसे कितने रुपया में, कितनी राशि दी। तो यहाँ पर देखिए सौरभ से क्वेश्चन शुरू हुआ था और सौरभ का ही पूछा है। अब हम जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करेंगे। सौरभ का पूछा है ना, जिसका पूछा है उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, कि सौरभ ने जो है एक्स रुपया में एक वाद्य यंत्र खरीदा होगा। ठीक है, अब सौरभ ने किसे बेचा, ये ध्यान से रखना, ये जो एक्स है वो किसका है, सौरभ का। सौरभ ने किसे बेचा, हरीश को। किस पर बेचा, 20% लाभ पर। लाभ यानी ऊपर की तरफ तीर लगा दिया और नीचे की तरफ निशान लगाएंगे तो हम उसे हानि मानेंगे। ठीक है, लाभ है, सौरभ ने लाभ पर बेचा हरीश को। ध्यान रखना, अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। उसके बाद हरीश ने भी इस पर लाभ कमा लिया, 2 बार लाभ हुआ है। एक वस्तु को बेचने पर 2 इंसानों ने लाभ कमाया। ठीक है, तो यहां पर हरीश ने किसे बेच दिया, गिरीश को। कितने में बेच दिया, 40% लाभ पर बेचा गिरीश को। हरीश ने गिरीश को 40% लाभ पर बेचा, इसका मतलब दोबारा से लाभ हो गया। तो वस्तु शुरू में कम की होगी 2 बार लाभ हो गया, इसलिए वो 10,500 की हो गई है। तो शुरू में कितने रुपया की थी, तो हमारे शुरू में हमने क्या ले लिया कि एक्स की थी, जिससे हमें निकालना है। तो जब एक्स रुपया की वस्तु पर 2 बार क्रमागत 2 लाभ है, क्रमागत कितने लाभ है, 2 लाभ है। तो एक ही वस्तु पर हम 2 क्रमागत लाभ कैसे निकालते हैं वो देखिए। 2 क्रमागत लाभ के बाद वैल्यू जो एक्स थी वो कितनी हो गई है, 10,500 रुपया हो गई, 2 क्रमागत लाभ के बाद। अब देखते हैं किस तरह से। एक्स था शुरू में लाभ, पहले 20% लाभ यानी 100 से ज्यादा, पहले भी हम बता चुके हैं कि जब लाभ होता है तो 100 से ज्यादा। ठीक है, यानी 120% पहले यहां पर आ गए, कहां पे आ गए, इस पॉइंट तक आ गए। फिर इसके बाद यहां पर आना है तो फिर से लाभ है यानी 100 से ज्यादा। अब फाइनल कहां पे आ गए, यहां पर आ गए। यहां पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,500। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से कट रहा है, 7 से काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 से कौन किसे काट रहा है, इस संख्या को काट रहा है। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंचे 35, 2 जीरो ही है, 1500 कट गए। ये संख्या से हमने इसको काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि गुणा वाली संख्या इसके भाग में आती है, तो वहां पे हमने डायरेक्ट इसको काट दिया। अब इसको भी काट लेते हैं, 3 से काट रहे हैं, 3 चौके 12 और 3 बचे 15, 500 आ गया। इसे 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 500 कितने बार में कट जाएगा, 250 बार, 250 आ गया। अब हमारे सामने 4 बचा है, इधर 100 बचा है,
तो 4 से 100 को काट देते हैं तो कितने बार कट गया? 25 बार। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। अब इधर जो 25 बचा है वो x के नीचे है, यानी भाग में है, और भाग वाली संख्या कहाँ जाती? बराबर की उस तरफ गुणा में। तो जो x का जो मान आ जाएगा वो कितना? x बटे 25 बराबर कितना है? 250 कटने के बाद। इसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 250 गुणा 25। 25 का 25 से गुणा 625 होता है, एक जीरो लगा देंगे। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इसी टाइप का, टाइप इसका यही है। हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, समझने की कोशिश करना। हो सकता है यही क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 बार लाभ हुआ है, हो सकता है कि वो एक बार हानि पर भेज देता, जैसे सौरभ ने इसे भेज दिया और इसने किसी व्यक्ति को हानि पर भेज दिया। तो यहाँ पर जो हमने 140 लिया था तो वो 40% हानि यानी 100 से कम कर देते, तो ये यहाँ पर 60 बटे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। फिलहाल ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। इसे अपने दिमाग में रखना और उसे जब आए तो उस तत्काल कर देना। ठीक है, चलो, क्योंकि हमारे जो पॉसिबिलिटी बनती है हम उसको कंप्लीट करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीसवां क्वेश्चन है। इससे पहले हम कर चुके हैं 24 क्वेश्चन, और ये सीरीज एक क्वेश्चन से शुरू हुई है, पेपरों तक चलती रहेगी। कोशिश रहेगी जितना भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाए उतना हो जाएगा आपका, जितना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है वो क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि इजी तो आपसे बनते हैं फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर 2730 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? कितने की बोला है? 2730 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब जब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस संख्या की अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो निकाल लेते हैं। और इसमें भी हमने आपको ये बताया था कि इसमें 2 तरह के 3 तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड पूछ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और दूसरा पूछा था गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा गुणज पूछ सकते हैं। गुणज क्या होते हैं? जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग जा रहा है वही संख्या ऑप्शन में दे देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जिन जिन से इसमें भाग जा रहा है वो सभी के सभी संख्या इसमें दे देना। इस तरह क्वेश्चन आया है, पिछले वीडियो में कराया था। फिलहाल हम यहाँ पर इसको कवर करने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालें किसी भी संख्या का। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से शुरुआत होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और उसके बाद 7, और डैश इसी तरह से आती है। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे इस संख्या में। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक्के के बाद 2 पंचे 10। 2 के बाद अब 2 से ये नहीं कट रहा है तो 3 से भाग देंगे। 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 बचे 15, फिर से 1 बच गया, 3 बचे 15। इसके बाद इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 का नियम होता है इनके जोड़ो अंकों को, तो 14 हो रहा है। 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए हम किसका भाग देंगे? 5 का। 5 ने 45, 5 एकम 5। अब 5 का भी भाग नहीं जा रहा है तो हम किसका भाग देंगे? 7 का। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 या 21। इसके बाद 13 का। हमें कितना लाना होता है? लास्ट में 1 लाना होता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गिन लीजिए कितनी है। जिन जिन संख्याओं से भाग दिया है, जितने बार दिया उन सबको गिनेंगे। अभी हमारे पास कितनी संख्या हुई? अभाज्य 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब अगर इस क्वेश्चन में से हम इस वाले अभाज्य संख्या को हटा के क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि 2730 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2730 के गुणनखंडों की संख्या पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन हम चूंकि कर ही चुके हैं तो उसको भी देख लेते हैं कैसे निकालना है। क्या बताया था हमने? पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उनको लिखेंगे रिपीट करके, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा कितना 13। जिन जिन संख्याओं से भाग दिया उनको हमने गुणा के फॉर्म में लिख लिया। अब जितने जितने बार हैं इसको घात के रूप में भी लिखना है, जैसे 2 एक ही बार है तो 1 की घात लगा देंगे, 3 भी एक बार है तो 1 की घात लगा देंगे, 5 एक बार है तो 1 की घात, और 7 एक बार तो 1 की घात। अगर ये 2 बार 3 बार होते तो जितने बार है उतनी की घात लगा देंगे। ऊपर जो हमने 1 लिखा है ये इसकी घात है, सब चीजें एक ही एक बार है। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घातों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? घातों का गुणा करेंगे, पर गुणा में भी थोड़ा सा परिवर्तन, हर एक घात में +1 जोड़ के गुणा करेंगे। क्या करेंगे? घात जितने भी उसमें एक घात जोड़ के गुणा करेंगे। इस पे घात 1 थी, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2। इस पे घात 1 थी तो 1 जोड़ के गुणा करेंगे, पहले ही लिख दिया तो 2, 1 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक, जब हम इनका गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 है। तो 32 ऐसी संख्या है, 32 संख्या है जो इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो उसमें खुद भी शामिल है वो। जैसे ये 32 संख्या क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर 2 7 3 0 में जिन जिन संख्याओं से भाग जा रहा है वो सभी संख्याओं को गिनेंगे तो कितनी होंगी? 32 होंगे। जैसे 1 का भाग जा रहा है इसमें, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, फिर इसके बाद 6 का भी जा रहा है इसमें, इसके बाद 15 का भी जा रहा है, इसके बाद 14 का भी जा रहा है। इस तरह से हम गिनते जाएंगे, जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग जा रहा है वो पूरी गिनती में कितनी हो जाएंगी? 32 है। तो ये क्या है? इसके गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, कभी कभी ये नंबर दे देते हैं और पूछते बताइए इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, गुणक बोलते हैं उन्हें, है ना। तो ध्यान रखना, कुछ भी दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन करके आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 का 26वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, तो दशमलवों का योगफल किस तरह से निकालते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो दशमलव या दशमलव की जो संख्या है उससे लिया गया। ठीक है, दशमलव पद्धति की क्वेश्चन है, संख्या पद्धति में। तो यहाँ पर दशमलवों के जोड़ किस तरह से करते हो? दशमलव वाला जोड़ एग्जाम में एक जरूर आता है। ठीक है, बड़ा आसान होता है करना। योग माने क्या होता है? जोड़। इन सभी संख्याओं को इनको 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 जोड़ना है तुमको। तो दशमलव वाले जोड़ में दशमलव के नीचे दशमलव लगा के ही जोड़ा जाता है। अगर दशमलव को आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है तुम्हारे सामने? 5.6। दूसरी दशमलव पहले लगाएंगे, बाद में संख्या लिखेंगे, तो 0.65। तीसरी संख्या तुम्हारे पास दशमलव पहले लगेगा, 2.678। इनको जोड़ेंगे। जब हमने इनको जोड़ा, दशमलव पहली लाइन में लगा दिया, लेफ्ट वाली संख्या लेफ्ट साइड पे, राइट वाली संख्या राइट साइड पे लिखा और इनको जोड़ना शुरू किया। तो इस 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इसको जोड़ेंगे तो 8 ही लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। एक हासिल 18, हासिल लग गया, एक तो 19 है, हासिल इस पे भी लग गया तो ये 8 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला, 8.928। अगला क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, संख्या 7,25,670 को निकटतम हजार में किस प्रकार लिखा जाएगा?
1000 में लिखना है आपको। किस में लिखना है? 1000। तो 1000 तक हम ही पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब यहां तक की संख्या को पढ़ना है और ये देखना है कि 1000 तक में ये क्या लिखा जाएगा। तो इस पे बॉक्स जो बनाया वो 1000 तक में, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो संख्या है वो 5000 के पास है, क्योंकि 5670 है। तो ये 5000 के पास है कि 6000 के पास है। तो ये संख्या जो है वो किसके पास है? 72 तो आएगा, 72 तो आना है। पर ये जो संख्या है इसमें परिवर्तन होगा, या तो ये 5 ही रह जाएगा या ये 6 हो जाएगा 1000 में। ठीक है, अब देखिए, तो हम इसके बीच में, जस्ट बीच में 5000 और 6000 के बीच है, 5000 और 6000 के बीच में कौन होगा? 5500। ये जितने दूर इससे उतनी दूर इससे, दोनों के बीचों बीच है एकदम संख्या। अब हम देखेंगे आंसर क्या होगा हमारा, तो हमें इसी से पता चलेगा कि अगर इससे ज्यादा होगा तो वो इस तरफ चला जाएगा और इससे कम होगा तो वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या 5670 वो इससे ज्यादा है तो ये 5000 क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। निकटतम 1000 में क्या हो जाएगा? ये 6000। बाकी 72 लिखा जाएगा 7 लाख। 72 की जगह पे 26,000 हो जाएगा, ये 26,000 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? 6000 लिख दिया, ये कट जाएगा, उसकी जगह पे ये लिख जाएगा। तो 72,000 26,000 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1000 के निकटतम। तो सही आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखें। यदि संख्या 96,750 में अंक 7 व 6 अपना स्थान बदल दें तो मूल संख्या तथा नई संख्या में अंतर क्या होगा? ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने जो चीज दे रखी है, उन्होंने बोला कि 7 और 6 अपना स्थान बदल रहे हैं। 7 और 6 क्या बदल रहे हैं? अपना स्थान बदल रहे हैं। तो नई संख्या क्या बनेगी? 9। पहले तो मूल संख्या लिख लेते हैं, कितना है उसको लिख लेते हैं। 9 6 7 5 0। ये तो तुम्हारी जो संख्या दे रखी वो है। इसमें स्थान कौन बदल रहा है? ये आप उसमें बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 जो 6 था उसकी जगह पे 7 आ गया, और 7 जहां पे था उसकी जगह पे 6 आ गया, और ये 5 0 अपनी जगह, बाकी सब अपनी जगह पे इनका अंतर पूछा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ये हो गई, जब स्थान बदला तो संख्या बड़ी ये हो गई, तो बड़ी संख्या को ऊपर लेके छोटी संख्या उसमें से घटा देंगे, सो उसका अंतर आ जाएगा। अंतर माने माइनस ही होता है। 0 0। 16 में 7 गया, 9 बचा, तो एक हासिल लग गया। तो 7 में 7 गया तो इधर कुछ नहीं बचा, यानी 0 लिख भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है इधर। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? 900, जो कि तीसरा आंसर रहेगा। शुरू में 0 लगाने से उन 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 900, जो कि दूसरा आंसर सही होगा। दो सौ फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो यहाँ पर ये पूछा 200 फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में होगा। तो जब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप बदल पाओगे। तो उस फॉर्मूले को याद करना है, और कोई तरीका नहीं है इसे हल करने का, फॉर्मूला एकमात्र रास्ता है। तो जब भी हमें फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो उसके लिए फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस, इसे डिग्री पढ़ते हैं, सीमो सेल्सियस हो गया सीमेंस, और इसके लिए क्या होता है? F-32 गुणा 5/,
नो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर एफ की वैल्यू तुमको दे रखी है। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 फ़ारेनहाइट, यानी एफ बराबर कितना दे रखा? 200 वैल्यू रखेंगे, आंसर निकल आएगा 200 माइनस 32 गुणा 5/9। जब 32 200 में से घट जाएगा तो हमारे सामने जो बचेगा वो 168 आ जाएगा। गुणा कितना है? 5/9। 5 का गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80, 8 पंच 40, 84। 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, भाग दे लेते हैं यहाँ पर 840 में 9 का भाग, 9 9 81, 3 बचा 0, 9 3 27, फिर से 3 बचा 0, लेंगे तो दशमलव लग जाएगा, फिर 9 3 27, इस तरह से 3 तो बचता रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर दूसरा एकदम सही है। अठारह और 32 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 18 और 32 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्या वाला जो चैप्टर है संख्या पद्धति में, जहां पर अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चन लिए गए, उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 18 और 32 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग है। तो इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या, पहले तो वो देख लेते हैं। तो 19, 23 और 29 है, और कुछ है नहीं है, ये 3 अभाज्य संख्या है। कितनी है? और भी है क्या? 31 और है, 31 और है, क्योंकि 32 यहाँ 4 अभाज्य संख्या है, चारों अभाज्य संख्या को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 और 29 है, कितना हो जाएगा? 60 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 42 है। और फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 102। 60 और 42 कितना होता है? 102। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला। सीधा सा जोड़ है, 19, 23, 29 और 31 है। इन सबको जोड़ना है, 12, 21, 22 है। 22 का 0, 22 का 2, हासिल लग गया 2, 3 2 5, 5 2 7 और 7 3 10 है। ठीक है, 102 आंसर आ जाएगा। इकतीसवां क्वेश्चन, स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, स्कूटी लिखा है, हाँ, स्कूटी में स्कूटर जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? पहले देखिए ध्यान से कि किलोमीटर में निकालना है। चाल भी दे रखी है, इसे चाल बोलते हैं। एक व्यक्ति जो स्कूटी चला रहा है उसकी जो चाल है वो कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने? दूरी पूछी है। क्या पूछा है? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, बस आपको क्या करना है? वैल्यू रखना है। अब जो पूरा का पूरा पूछा है किलोमीटर में पूछा है, और चाल किस में दे रखी? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो इसमें क्या कर देंगे? 18/5 का गुणा कर देंगे।
तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 5 से 5 काट सकते हैं तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल जो है 18 हो गई, गुणा समय 3 घंटा 20 मिनट, उसमें दे रखा है 3 घंटा 20 मिनट। हाँ, 3 घंटे 20 मिनट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 सही 20/60। मिनट को घंटे में चेंज किया तो हमने 60 का भाग दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/3 घंटे। समय जो है वो हमारे इस फॉर्म में आ गया 10/3 घंटे। तो जो समय था उसको घंटे में चेंज किया, जो कि कितना है 10/3 घंटे। ये 3 से 18 कट रहा है 6 बार में, 3 18 और 6 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीसवां क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। 2 बार है लिख दिए, एक ही बार है। इसके घन का आयतन कितना होगा? ठीक है, तो एक घन के विकर्ण की माप दे रखी है। अब घन का विकर्ण जो होता है ना, वो क्या होता है, इसको भी आप याद रखोगे। घन का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा √3 गुना, जितनी भी भुजा दे रखी है अगर उसमें √3 का गुणा कर देंगे तो वो विकर्ण की माप आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे विकर्ण की माप तो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4√3। ये √ से √3 कट जाएगा, क्योंकि ये गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी और ये √3 से √3 कट जाएगा, तो यहीं से काट देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? भुजा आ जाएगी 4। जब हमने घन की भुजा निकाल ली, घन एक जो ऐसा होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो घन का हम शेप बना लेते हैं। ये घन है, उसका आयतन का भी फॉर्मूला आप याद कर लेना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी भुजा आ गई 4 4 4, लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4। आयतन क्या होता है? घन का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो आयतन कितना? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, चौके 64, 64 घन सेंटीमीटर। अब घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर पे घात 3। घन माने क्या होता है? ये 3 की घात लगा दी तो उसका घन बन जाता है। तो 64 घन सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है? चौथा आंसर। एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, एक वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का जो परिमाप होता है उसका भी फॉर्मूला आप याद कर लेना। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा, क्योंककि वर्ग जो होता है उसकी हर एक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। और यहाँ पर कितना दे रखा है? वर्ग का परिमाप 164। यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे और वर्ग की भुजा निकल जाएगी तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से इसे काट देंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब हमारा जो वर्ग था उसकी हर एक भुजा जो है वो आ चुकी है 41, 41,
परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का जोड़ होता है। जब 41 को 4 बार जोड़ेंगे तो हमारा 164 आ जाएगा। फिलहाल क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग की बात हो रही है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई जो है 4 है, चौड़ाई भी 4 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 वर्ग मीटर। क्या हो गया, 41 का गुणा करना था, चलो 41 का कर देते, तो 41 का गुणा कर देंगे तो इसमें 1681 और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1681 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे ये गलती दे रखा है, इसको मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, क्योंकि पूरी वैल्यू मीटर में दे रखी है और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो जो ऑप्शन दे रखे वो मिस्टेक है, ऑप्शन को आप सुधार लेना। वर्ग क्या आएगा, वर्ग मीटर। सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा। चौतीसवां क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ये समय दूरी चाल से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर, 180 मीटर, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म, इतने ही लंबाई का एक प्लेटफॉर्म लिया है उन्होंने, यानी प्लेटफॉर्म की माप दे नहीं रखी है पर लंबाई रेलगाड़ी की समान ही है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो इसे रेलगाड़ी को पूरी दूरी कितनी तय करनी होगी, 180 180 360 मीटर की दूरी तय करना है। और ये 360 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना है उसका, 18 सेकंड है, ठीक है। चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी भी दे रखा है 360 मीटर की, समय भी दे रखा है 18, तो मीटर में और इस सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा, और आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो 18 दूनी कितना होगा, 36, 20 बार कट जाएगा, आंसर भी आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये सवाल है। दो लोग हैं, एक तो राज है और एक प्रेम है, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों की चाल अलग अलग है। राज की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर चलेगा। प्रेम जो है उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 घंटा में चलेगा ये 2 किलोमीटर, और 1 घंटा में ये चलेगा 3 किलोमीटर। 2 घंटे में एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, देखिए 2 घंटा, राज की द्वारा 1 घंटा में चली दूरी 3 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में कितना चला होगा, ये 6 किलोमीटर चल गया। और ये 2 घंटे में प्रेम भी, देखिए एक साथ चलना शुरू करे, एक साथ चलना शुरू करे और विपरीत जा रहा है, मान लो ये दोनों इस पोजीशन पर है, ठीक है, और यहां से ये इधर को चला गया और ये इधर को चला गया, विपरीत जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो 2 घंटा में जो राज थे, राज इधर जा रहे हैं,
राज थे 2 घंटे में, उनने तय की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर यहां से। और प्रेम जो है उन्होंने 2 घंटा में कितनी दूरी तय करी 4 किलोमीटर। तो पूरी दूरी कितनी हो गई यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। तो आंसर भी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। सही आंसर कौन सा होगा पहला। तो जब भी विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज को और बता दें क्लियर कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इस तरह की चाल को हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं सापेक्ष चाल। विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं विपरीत दिशा में, ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, तो चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो देखते हैं इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी, एक की थी 3 और एक की थी 2, दोनों की जुड़ के हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल को जोड़ के हमने क्या कर दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2 घंटा में चली दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब चाल तो हमारी सापेक्ष चाल है जो कि कितनी हो गई 5 हो गई, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए जुड़ गई है 5। समय 2 घंटे, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। अगर इसी में ये बोल देते कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तब उनके बीच की दूरी का अंतर कितना होगा, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो प्लस लिया था वो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और फिर उस समय तुम्हारा सिर्फ 2 आंसर आता। फिलहाल इसको हटा के अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच्चे, इसके बाद आज की क्लास का अंत करेंगे। 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। 36वां क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचती है। बड़ी से बड़ी, ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनमें भाग देने पर क्रमशः इतना शेष फल छोड़ रही है। तो एक तो ऑप्शन ट्राई कर सकती है कि भाग दीजिए, ये मान लेती है ऑप्शन है, तो इस संख्या में भाग देंगे तो अगर शेषफल 6 आ जाता है और उस संख्या में भाग देते शेषफल 5 आ जाता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ट्राई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो बड़ी से बड़ी, ये क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ से लिया गया, एचसीएफ वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया, और बड़ी से बड़ी के लिए लेते हम क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ लेने से पहले इनके जो शेषफल बच रहे ना उनको घटा देंगे क्रमशः। 157 का शेषफल जो है वो कितना 6 है, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो 1651 आ जाएगा। ठीक है, क्रमशः आ रहा है ना, पहली संख्या का शेषफल ये और दूसरी संख्या का शेषफल ये। दूसरी संख्या जो है वो कितनी है 2037 है, इसका शेषफल 5 है, तो इसका शेषफल 5 है तो इसमें 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 2032। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भाग विधि सबसे आसान होता है, जब संख्या की क्वांटिटी बढ़ जाती है यानी संख्या बड़ी हो जाती है तो उसे हम भाग विधि से करेंगे। भाग विधि काफी आसान होता है, भाग विधि से आप करोगे तो निकल जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देगी और भाग विधि से ये आसानी से आ जाएगा। बड़ी संख्या जो है 2032 है, छोटी संख्या जो है 1651 है। जिन लोगों को भाग विधि नहीं आता वो एक ही बार में सीख लो। भाग की प्रक्रिया में ये चलता रहेगा जब तक चलेगा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे भाग दे रहे हैं 1651,
क्या बार पढ़ सकते हैं? एक ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि 16 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक बार जा रहा है, एक बार में तो पारा पढ़ने की दिक्कत नहीं है। 1651 आएगा, और इनको घटा के देखेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 होता है, यहाँ पर 1 हासिल तो 3 बचेगा। ठीक, जो शेषफल बचा है वो इस संख्या में भाग देंगे। जो भी शेषफल बचेगा पुराने वाले जिससे भाग दिया उसी में भाग देंगे। तो अब की बार में जो है, जो शेषफल बचा है हमारा वो ये है, और यहाँ पर 1651 लिख लेंगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। 381 तो इसमें ऑप्शन है नहीं है। 3 5 15, 5 बार जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 5 8 40 जाना हो जाएगा। 4 बार जा रहा है। 4 एकम 4, 4 चौके 4 8 32 है, हासिल 3, 4 3 12, 12 में 3 जुड़ गया 15। जब पहाड़ा तो बनाना आता होगा, इस 4 का गुणा हमने इसमें कर दिया तो 4 बार पहाड़ा बन गया। यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 1 हासिल लग गई, 3 हो गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 127 है। ठीक है, तो अब आंसर आ चुका है तुम्हारे सामने। अब जो शेषफल बचा है वो किसमें भाग देगा? इस संख्या में। तो यहाँ पर लिखा है 38, 1 लिख लिया। हर बार वही प्रक्रिया चलती रहती है। जो शेषफल बचा उसके लिए ये संख्या यहाँ पर उतर जाएगी। अब 3 बार जा रहा है, 3 बार में पूरा कट जाएगा। 3 7 21 होता है, हासिल 2 आएगा। 3 दूनी 6, 2 8 होता है, 3 एकम 3। तो कौन शेषफल 0 लेके आया? 127। तो सही आंसर क्या हो गया? 27। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। जी, चार घंटियां 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती। वे चारों घंटियां इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। एक साथ 12 बजे बजली। वे फिर से किस समय इकट्ठी बजेंगी? एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ये भी है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे रखा है। तो जब भी कभी घंटियां बजेंगी, कभी बत्तियां जलेंगी, और कभी इंसान दौड़ेंगे गोल गोल वृत्त में, कि एक इंसान, चार व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, वो एक चक्कर इतने टाइम में लगा रहा है। इनका इस तरह का क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये डायरेक्ट आंसर आता है इनका एलसीएम लेने से। यहाँ पे 4 घंटियां जो बज रही हैं किस अंतराल में बज रही? 4 6 8 और 14। इनका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। 4 6 8 14 का एलसीएम। तो जो भी समय आएगा वो सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में, क्योंकि ये पूरी वैल्यू सेकंड में दे रखी है। तो सेकंड में आंसर निकाल लेते हैं। सेकंड को बदलेंगे मिनट में, मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, ये पता होना चाहिए। 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 7, 2 1 3 1 7, 3 1 1 1 7, 7 से भाग दे दिया तो ये पूरा 1 1 1 हो गया। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी कितना होता है? 168। ये सेकंड क्या है? ये सेकंड है। और सेकंड को मिनट में बदलना है तो हमने क्या बोला था? सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 का भाग दे देना। 6 दूनी 12, 120, 8 और 4 48 सेकंड बच गया। 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ फिर से बजने वाली है। तो 12 बजे पहले बजी थी, 12 बजे बजी थी सबसे पहले। अब 2 मिनट 48 सेकंड, 12 बजकर, यहाँ पे 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, पहला ही ऑप्शन आ गया।
ठीक है, 12:02:48। जो शेषफल बचा है वो क्या होगा, क्या है, सेकंड में बचा है, क्योंकि पूरी वैल्यू सेकंड में थी, जो शेषफल बचा वो सेकंड में ही आएगा। तो बस आज की क्लास यहीं पर, यहीं तक फाइल बनाई थी हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।